चीज़ों का सीज़न चल रहा है और हम लगातार मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि Q4 के नतीजे के बाद अब आगे की राह कैसी है, कहाँ पर फोकस है, क्या टारगेट में लेकर चल रही कंपनियां या फिर फाइनेंशियल सेक्टर्स के बैंक्स या फिर एनबीएफसीज। आरडीबीआई बैंक की चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे रहे हैं। सालाना आधार पर अगर हम एनआईआई यानी कि ब्याज से जो आय होती है बैंक को उसकी बात करें तो 35% वो बढ़ी है और एसेट क्वालिटी यानी कि एनपीएज में सुधार देखने को मिला है। नतीजे और आगे के आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के इनफैक्ट बैंक के एमडी एंड सीईओ राकेश शर्मा। राकेश जी, बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है 18 और स्वदेश को समय देने के लिए। सर, होता क्या है ना कि जब भी आईडीबीआई बैंक की बातचीत होती है तो डाइवर्समेंट वाली खबर पहले आ जाती है और आपके नतीजे फाइनेंशियल्स थोड़े से पीछे छूट जाते हैं। लेकिन आज सिर्फ हम फाइनेंशियल्स की बातचीत करेंगे क्योंकि नंबर बड़े शानदार आए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये इतने दमदार आपने नतीजे पेश कैसे किए, इसके पीछे क्या फैक्टर्स क्या रहे हैं, ट्रिगर्स क्या रहे हैं, और जो लोन मिक्स का जो टारगेट है वो क्या लेकर आप चल रहे हैं? पहले तो जैसे आपको विदित ही है कि बैंक मार्च 2021 तक पीसीए में था, जिसकी वजह से खाली रिटेल में जो है ग्रोथ हो पा रही थी। अब पीसीए वाली कंडीशन सब हटा दी गई हैं, तो और बैंक का जो है स्ट्रक्चर रिटेल और कॉरपोरेट ग्रोथ के लिए पूरी तरह से तैयार है। बैंक के पास एक्सपर्टाइज भी है और अभी क्योंकि कॉरपोरेट में थोड़ा बेस लो था, इसकी वजह से और ग्रोथ अच्छी हुई है। तो ओवरऑल कुल मिला के 19% की ग्रोथ हमने एडवांसेस में की। तो आगे कितनी ग्रोथ होगी ये तो काफ़ी कुछ मार्केट डिमांड और क्रेडिट डिमांड के ऊपर भी निर्भर करता है, पर फिर भी बैंक पूरी तरह से तैयार है कि जो भी मार्केट में डिमांड होती है उसको हम पूरा करने के लिए काफ़ी पूरी तरह से सक्षम है। और आगे आने वाले समय में डिपॉजिट्स और एडवांसेस दोनों में अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। ओके मिस्टर शर्मा, अगर नतीजे तो दमदार हैं ही और इसका एक बड़ा फैक्टर आपकी एसेट क्वालिटी में सुधार भी यहाँ पे देखने को मिला है, जहाँ पे पिछली तिमाही करीब 14% के आसपास आपका जीएनपीए का आंकड़ा आया था। इस बार 6.5%। इतने शार्प डिक्लाइन और या यूँ कहें कि इतने अच्छे सुधार की पीछे की वजह क्या है, और साथ ही आगे के लिए प्रोविजनिंग का नंबर किस तरीके से देखना चाहिए? ऐसा है कि जो हमारे ग्रॉस एनपीए थे, प्रोविज़न तो पहले से ही हम 97% से 98% में सभी का प्रोविज़न किया हुआ था। हालांकि ग्रॉस एनपीए ज़्यादा थे। 31 मार्च 2022 में ग्रॉस एनपीए 19.14 था और दिसंबर में 13.82, क्योंकि हम पहले एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी राइट ऑफ नहीं कर रहे थे, जो कि जनरली सभी बैंक राइट ऑफ करते हैं, और रिकवरी से ही जो भी ग्रॉस एनपीए कम हो रहा था वो उसी तरह से सब प्रक्रिया चल रही थी। पर अभी जो है हमने जब कैलकुलेशन करके डिसाइड किया कि जहाँ पर 100% प्रोविज़न हो चुका है उसको हम टेक्निकल राइट ऑफ कर सकते हैं, पर साथ में उसमें रिकवरी के एफर्ट्स जो हैं वो उसी तरह प्रयास जो है जारी रहेंगे। तो इस क्वार्टर में एक तो 3,400 करोड़ का एक बड़ा अकाउंट एनएआरसीएल में ट्रांसफ़र हुआ, उससे भी हमको ग्रॉस एनपीए करीब 2% से ग्रॉस एनपीए कम करने में फ़ायदा मिला। इसके अलावा कुछ डिनोमिनेटर का भी इफेक्ट आया और कुछ हमने टेक्निकल राइट ऑफ भी किए हैं। तो इस तरह से करके अभी जो ग्रॉस एनपीए है 6.38% हो गया है, और नेट एनपीए तो हमारा पहले से ही कम था, तो अभी जो है उसमें भी फर्दर इम्प्रूवमेंट हुई है, क्योंकि नेट एनपीए अभी कम होकर 0.92% हो गया, जो कि दिसंबर में 1.07 था और मार्च 2022 में 1.27 था। तो इसमें दोनों में ग्रॉस एनपीए में भी नेट एनपीए में भी कमी आ रही है, और आगे भी ये कमी आप देखते रहेंगे, क्योंकि फर्दर जो भी रिकवरी आएगी तो उससे हमारा जो है नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में फर्दर इम्प्रूवमेंट होगा। जहाँ तक प्रोविज़न का सवाल है, प्रोविज़न जो है इस जैसे हमारा प्रोविज़न कवरेज रेशो 98% है, और इसके अलावा जो भी कोई और प्रोविजनिंग है वो पहले से ही सभी कंप्लीट की जा चुकी है। इस बार भी अगर आप हमारी देखेंगे तो क्रेडिट कॉस्ट नेगेटिव है। तो हमारा टारगेट है कि हमारी जो एफटीएनपी है, मतलब जो फर्स्ट टाइम एनपीए जिसको बोलते हैं, या स्लिपेजेस हैं, उसको कंट्रोल में करना, वो अभी काफ़ी कुछ कंट्रोल में भी आ गया है। और हमारे अगर आप देखेंगे एसएमए नंबर्स भी निरंतर
क्वार्टर ऑन क्वार्टर SMA नंबर्स में कमी आती जा रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि एडवांसेज में ग्रोथ हो रही है। तो रिकवरी एफिशिएंसी और कलेक्शन एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रही है, तो इसलिए प्रोविज़न आगे आने वाले समय में ज़्यादा नहीं रहेगा। राकेश जी, ठीक है, ये एनपीए की बात हो गई और उसमें सुधार हम देख रहे हैं, आपके आय के मुनाफे की बात हो गई, लेकिन उस मुद्दे की बात ज़रूर करेंगे जहां पर सभी का फोकस भी है, वो है डाइवेस्टमेंट का। 2-3 महीने पहले हमारी दीपम सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे से बातचीत भी हो रही थी। उन्होंने ज़्यादा डिटेल तो नहीं शेयर किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो आए हैं बहुत शानदार रहे हैं। आप क्या इस पर कुछ जानकारी शेयर हमसे करना चाहेंगे और क्या कुछ टाइमलाइन बता पाएंगे कि कब तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी? ये जो विषय है डाइवर्समेंट का, क्योंकि ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट दीपम द्वारा देखा जा रहा है, तो इसके ऊपर मैं टिप्पणी करने के मतलब टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे को भी इसके बारे में ज़्यादा सूचना नहीं है। पर जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि हमारा जो बैंक का फोकस है वो ये है कि बैंक की परफॉर्मेंस में निरंतर प्रगति दिखाई जाए, सुधार दिखाया जाए, इम्प्रूवमेंट दिखाया जाए। तो आप देख रहे होंगे कि सभी एफिशिएंसी पैरामीटर्स, चाहे वो ग्रॉस एनपीए हो, नेट एनपीए हो, प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट इंटरेस्ट इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सभी रेशियोज में क्वार्टर ऑन क्वार्टर हर एक में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो हमारा टारगेट वही है कि इसको परफॉर्मेंस में निरंतर सुधार होना चाहिए और अच्छी परफॉर्मेंस होना चाहिए। इस बार भी एक साल में जो प्रॉफिट हुआ है हमारा, वो 3645 करोड़ प्रॉफिट हुआ, जिससे कि जो कि 49% ज़्यादा है पिछले साल की अपेक्षा। और इसी प्रकार हमें उम्मीद है कि अगले वर्षों में भी निरंतर परफॉर्मेंस में सुधार होता रहेगा। ओके, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे के लिए क्या कुछ बैंक की ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, कहाँ पे फोकस रहेगा, डाइवेस्टमेंट को लेकर क्या अपडेट है, ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये थे IDBI बैंक के मैनेजमेंट, जहां पे इस बार दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं और आगे का आउटलुक भी उन्होंने शेयर किया। और अभी फिलहाल हम देखें तो शेयर में करीब 1.5% की मजबूती फिलहाल ये काउंटर होल्ड कर रहा है।